सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। और एक बार फिर से मैं आप लोग सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो सीरीज का आप देख सकते हो कि भूगोल का जो है भूगोल की सीरीज चल रही है और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और अभी इसका जो हम सेकंड पार्ट लेकर आए हुए हैं, और जो आपका आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट में हमने भूमंडल के बारे में जाना था और पृथ्वी के जो जो इम्पोर्टेंट आप जैसे आप कह सकते हो महासागर और पर्वत पठार वगैरह के बारे में हम लोगों ने जाना। अब आज जो है हम जानेंगे पृथ्वी के परिमंडल के बारे में। और पृथ्वी के परिमंडल का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम जलमंडल और जो है आप देखोगे कि कितने महासागर इसमें होते हैं, और उसके बाद महासागर के बाद वायुमंडल के बारे में हम लोग इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और ये इम्पोर्टेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। सो आई होप कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अच्छा, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन पे जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि जो है 6th क्लास का या 7th क्लास का हम लोग अभी स्टार्ट करा रहे हैं। ये दीज आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स विच इज बेसिक थिंग्स वी आर जस्ट लर्निंग हियर। सो आई होप कि आप लोग अच्छा लगेगा, और आप लोग जो है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो पीडीएफ में सभी डाल दिए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे, तो कृपया करके क्लास को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने भूमंडल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, भूमंडल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो आप देखते हो कि जो स्थल है, स्थल जहाँ पे हम लोग रहते हैं, भूपट्टी है, जिस किस तरह के खनिज पदार्थ जो है जीव वगैरह उसका खनिज पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। सो आज जो हम पढ़ने वाले जलमंडल, तो जलमंडल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज आप देखेंगे कि बिना जल के और बिना वायु के जो है जीवन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जलमंडल के बारे में, और जो है उसके बाद जो है वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जलमंडल देखते हैं। जलमंडल में बात करते टाइम जो है सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाता है वो समुद्रों की तरफ जाता है। समुद्र आप सब जानते हैं, महासागर। ठीक है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों नीला ग्रह कहा जाता है? क्योंकि आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में, मतलब पृथ्वी के जो ज्यादातर जो हिस्सा है उस हिस्से में ना जो है ज्यादातर जो है पानी है। ठीक है, आप कह सकते हो कि 71% पानी है। ठीक है, जहां पे 29% स्थल भाग है, वैसे 71% यहाँ पे पानी है। यानी जलमंडल जो है 71% भाग में है पृथ्वी के। ठीक है, और स्थल कितना है? तो स्थल है 29%। सो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आप देखोगे कि महासागर है। ठीक है, तो जल के जो सभी रूप अवस्थित है, तो किस तरीके से अवस्थित है वो, तो कुछ जो है महासागर में है। ठीक है, कुछ महासागर के रूप में है, कुछ आप देखेंगे नदियों के रूप में है, कुछ आप देखेंगे झीलों के रूप में है, कुछ देखेंगे आप हिम नदियों के रूप में है। तो हिम नदियां कैसे? हिम नदियां यानी जो बर्फ से ढकी हुई नदियां हैं। ठीक है, उनको हिम नदियां कहा जाता है, जिनमें बर्फ तैरती है, बर्फ से जो ढके हुए हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि उसके अलावा जो है भूमिगत जल भी है, जो जमीन के नीचे जो जल पाया जाता है। आप देखते हो गाँव वगैरह में हैंडपंप वगैरह से जो पानी निकालते हैं, है ना, तो वो समरसिबल वगैरह होते हैं खेतों में सिंचाई के लिए। तो वो जो है उसका पानी का ही जो है स्रोत होता है। ठीक है, इसके अलावा जो वायुमंडल में, जैसे जब आप देखते हैं कि जब ज्यादा तेज धूप पड़ती है, तो जो वायु जो जल होता है ना, वो वाष्प होकर वायु में जाता है। ठीक है, तो ये जल वाष्प का भी रूप हो जाता है। आप देखेंगे कि 97% पानी महासागरों का जो है खारा है। ठीक है, 97% जो पानी है वो खारा है और महासागरों में है। 97% जो पानी खारा है और महासागरों में स्थित है। ठीक है, हाँ, तो आप ये देखेंगे कि फिर आप सोचेंगे कि भाई खारा पानी महासागरों में, तो फिर हमारे पास कितना पानी होगा पीने के लिए? तो सिर्फ 3%। 3% जो पानी है वो सिर्फ पानी जो है पीने योग्य है। ठीक है, और वो पानी कहाँ कहाँ पे है? वो पानी भी ऐसा सीधा पानी नहीं मिलता है। ठीक है, वो ये नहीं कि सामने पानी है और आप पानी ले लो और पानी पी लो। ठीक है, वो है या तो नदियों में है, भूमिगत जल में है। ठीक है, और नदियों में पानी कहाँ से आता है? नदियों में पानी आता है पहाड़ों से। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ पिघल के वो नदियों के रूप में जो है पानी बह के पहाड़ों से
इसके रूप में आता है, ठीक है। कुछ वर्षा का पानी भी है जो लोग सिंचित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भूमिगत जल है, आप देखेंगे जो भूमिगत जल है, वो भूमिगत जल जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं महासागरों की। जलमंडल में हम बात करेंगे सबसे पहले महासागरों की। महासागर, तो मोस्ट ऑफ द पीपल knows how many you know कितने सारे, मतलब आप देख सकते हो कितने महासागर हैं। आप मोस्ट ऑफ द पीपल, आप सभी को पता होगा कि महासागर जो है कितने हैं, ठीक है। महासागरों का जो आप देखोगे कि जो जलमंडल जो है ना, वो मुख्य जो भाग है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि जो महासागर होते हैं, महासागरों का भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसी से हमें पता चलता है, उनका लेवल जो है ना एक जैसा होता है। उस लेवल से हमें पता चलता है कि किस जमीन की ऊंचाई महासागर से कितने ऊपर है, ठीक है। और ये हमेशा जो है गतिशील रहता है। गतिशील कैसे रहता है? महासागर का जल गतिशील ऐसे रहता है जी, कभी आती है तरंगे, कभी आता है ज्वार भाटा, ठीक है। तथा जो कभी महासागरीय जो धाराएं हैं, ठीक है, और महासागरीय जल की जो धाराएं हैं वो जो है चलती हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो है आप देखेंगे कि जो महासागर है, तो महासागर कितने हैं हमारे पास? तो हम महासागरों की बात करते हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर के हमने बारे में कल बात की थी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी अटलांटिक महासागर के बारे में, ठीक है। हिंद महासागर के बारे में, एक एक करके इनके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर दक्षिणी महासागर, ठीक है। और उसके बाद आर्कटिक महासागर भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर, इसकी क्या खासियत है? तो ये जो पृथ्वी का 1/3 भाग पर स्थित है, यानी जो पृथ्वी का जो 1/3 भाग है, ये पूरे 1/3 भाग पर स्थित है, ठीक है। सबसे गहरा जो है ये महासागर सबसे गहरा है। और इसमें जो मेरियाना गर्त जो है ना, मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त जो है सबसे गहरा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मीटर गहरा, इसी का हिस्सा है मेरियाना गर्त, ठीक है। 1022 मीटर जो है ये गहरा है, ठीक है। अच्छा, इसकी खासियत ये कि एक ये वृत्ताकार है, ठीक है। ये महासागर जो है वृत्ताकार है। और क्या खासियत है इसकी? और इसकी खासियत ये है कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप देखेंगे कि एशिया के, ठीक है, एशिया और जो ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है, और जो दक्षिण अमेरिका है, इसके चारों ओर स्थित है, ठीक है। ये जो महासागर है इसके चारों तरफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम लोग बात कर इसके बाद जो है अब हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। किसके बारे में? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बारे में, इसकी खासियत जानते हैं। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा बड़ा महासागर है, ठीक है। इसका जो आकार है वो इंग्लिश के एस के आकार का है। इसका जो आकार है वो इंग्लिश के एस के आकार का है। और आप देखेंगे कि जो इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका यहाँ पड़ेगा, दक्षिणी अमेरिका यहाँ पड़ेगा। यहाँ पे अटलांटिक महासागर इस तरीके से ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है। इसके पूर्व में जो है आप देखेंगे कि वो ऊपर की तरफ यूरोप है, और जो नीचे की तरफ है ना, वो नीचे की तरफ अफ्रीका है, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका राइट हैंड साइड पे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसकी खासियत ये है कि व्यापार की दृष्टि से काफी व्यस्त महासागर। जो इसके जो पतन जो बने हुए हैं, आप देखेंगे जो इसके जो किनारे हैं ना, वो आप देखेंगे जो बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, जो देखोगे कि आप जो व्यापारी जो शिप्स बड़े बड़े जो कंटेनर्स वगैरह जो लेके आते हैं, उसके लिए काफी अच्छा है वहां पे जो है ये, इसीलिए हम कहते हैं कि इसको व्यापार के लिए काफी सुटेबल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करने वाले हिंद महासागर की, ठीक है। हिंद
हिंद महासागर की क्या खासियत है? अच्छा, ये ऐसा एक महासागर है, ये हिंद महासागर जो पहला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, इसीलिए यानी भारत के नाम पे पड़ा है। ठीक है, हिंद देश, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद के नाम पे पड़ा इसका नाम हिंद महासागर। ठीक है, इसके आप देखोगे उत्तर में एशिया है, आप उत्तर में देखोगे इसके वो एशिया है। यानी आप देखेंगे जैसे भारत का मैप है, ये भारत का मैप है, जो भारत के मैप के जो है दक्षिण में ना ये हिंद महासागर पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, और इसके उत्तर में फिर ये एशिया वाला इलाका हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके पूर्व में आप देखोगे, इसके पूर्व में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है और इसके पश्चिम में जो है वो अफ्रीका है। ठीक है, इसके पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है और जो उत्तर में है वो एशिया है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत हो गई। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसके नाम पर किसी देश का नाम है। ठीक है, तो वो होगा हिंद महासागर। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी महासागर की। दक्षिणी महासागर की क्या खासियत है? ये जो है आप देखोगे जो अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका जिसको आप ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं, जिसके बारे में लोग भूमंडल में जो है पढ़ा था, जो अंटार्कटिका है वो महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को दक्षिणी सागर चारों तरफ से घेरता है, यानी अंटार्कटिका महासागर बीच में और चारों तरफ से दक्षिणी महासागर है। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि ये जो है मतलब आप देखोगे जो ऑस्ट्रेलिया के जो है दक्षिण में ये पड़ता है। जो ऑस्ट्रेलिया है, आप मैं दिखा देता हूँ आपको, मैप है ये, आप देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया की जो है दक्षिणी में, ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिण साइड में ये पड़ता है दक्षिणी महासागर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, इसकी क्या खासियत है? आर्कटिक महासागर, इसकी खासियत ये है उत्तरी ध्रुव, पहली बात ये उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। ठीक है, जैसे वो दक्षिणी सागर जो था, दक्षिणी महासागर जो था वो आप देखोगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला था। ठीक है, ये जो है उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ महाद्वीप है। ये प्रशांत महासागर से एक आप कह सकते हो छिछले और एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रशांत महासागर से छिछले और संकरे भाग से कौन सा महासागर जुड़ा है, तो आप कहोगे आर्कटिक महासागर। संकरे और वह छिछले भाग से जुड़ा हुआ है, किससे? प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से संकरे और छिछले भाग से जो ये जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? बेरिंग जल संधि, जिसे हम बेरिंग जल संधि। प्रशांत महासागर से संकरे और छिछले रास्ते से ये जुड़ा हुआ है, जिसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके उत्तर में जो है ना आप देखोगे कि ये उत्तरी जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के ऊपर कनाडा के उत्तर में स्थित है, कनाडा के ऊपर उत्तर में स्थित है, और यूरेशिया भी इसके दक्षिण में है, यानी यूरेशिया के भी ये उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत हो गई। आप ये मत सोचिए कि कोई चीज छोटी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कोई पूछे ना पूछे पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे है। तो इससे फायदा ये होता है, हमको पता नहीं होता ना कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जो एग्जामिनर होता है किसी भी तरीके का क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको हर तरीके के क्वेश्चन डाले जाते हैं एग्जाम में। कुछ जो होते हैं क्वेश्चन आर द सो डिफिकल्ट, बट some questions are so simple, and some questions are moderate. ठीक है, so we should always take care of that, and we should try to learn everything from the books. So this is good for us,
क्योंकि ये अगर जानकारी अगर हमको होती है तो इससे हमको फायदा होता है कि किसी भी तरीके के क्वेश्चन आप पूछो और कहीं से पूछो, सो वी कैन गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो वायुमंडल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये तो महासागर हो गए, अब हम वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि हम जो जहां रहते हैं, हम पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहने के लिए वायु और जल, दो चीजों की बहुत ही अति आवश्यकता है। बिना जल के हम एक हफ्ते तक भी जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप एक हफ्ते पानी बिल्कुल ना पिए ना, तो एक हफ्ते में जान जाने की पूरी चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें रेगुलर पानी पीना होता है। आप देखते हैं कि डॉक्टर्स भी हमें सलाह देते हैं कि हमें डेली जो 3-4 लीटर तो पानी पीना ही पीना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, नहीं तो कभी पानी की कमी हो जाती है, कभी खून की कमी हो जाती है। आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर 70% पानी होता है। ठीक है, जो पानी की जो यानी जो जल की जो मात्रा है वो 70% तक होती है। ठीक है, इसीलिए हमें पानी की अति आवश्यकता होती है उस पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए। अभी हम जानेंगे वायुमंडल के बारे में। आपको पता है कि वायुमंडल की कुछ परतें हैं। ठीक है, जैसे सोम मंडल है, समताप मंडल है। तो हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। सोम मंडल, समताप मंडल, आपको पता है कि जो शोभ मंडल, जैसे जो बारिश, जो आसमान का चमकना है ना, उसके बाद आप देखते हो जो आंधी तूफान जो आता है ना, वो इसी शोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, समताप मंडल है। ठीक है, उसके बाद मध्य मंडल है, आयन मंडल और बहिर्मंडल मंडल है। समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और द फिफ्थ इज बहिर्मंडल। ये 5 जो है परतें हैं। ठीक है, वायुमंडल की 3, 4, 5 मेनली हम इन्हीं को गिनते हैं। ठीक है, 5 परतों को गिना जाता है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब मैं इनकी खासियतें आपको बताता हूं। ठीक है, जो पृथ्वी आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो गैस की परतों से घिरी हुई है, जिसे जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल जो है ना, वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी नीचे से 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, नीचे की तरफ से ऊपर जाने पर। ठीक है, और इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये 6 क्लास की बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है, तभी आगे की चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें एक क्लास में नहीं पढ़ाई जा सकती। ठीक है, चीजें बहुत है पढ़ने के लिए। अब एक ही शोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे काम है। ठीक है, फिर समताप मंडल, इसके बहुत सारे काम है, तो एक क्लास में कवर नहीं हो सकता। तो जितनी चीजें उसमें दी गई है ना बुक्स में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी इसके बारे में जो है नॉलेज रहे। ठीक है, 1600 मीटर तक जो है इसकी वायु जो होती है हमारी पृथ्वी को 1600 मीटर तक, 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। वायुमंडल को उसके घटकों और तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया जाता है। आप देख सकते हो, सोम मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल में इसको जो है बांटा जाता है। आप जानते हो कि जो वायु है, वायु जो है वो मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनी है। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन का क्या काम है? ठीक है, तो जो साफ और शुष्क हवा जो है हमारी वायु में जो है 99% भाग है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कितनी है तो 78% एंड ऑक्सीजन 21%। अब बचा 1%। 1% क्या होता है जी? तो 1% में CO2 प्लस ऑर्गन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक दो अन्य गैसेस हैं, और ये CO2 जो ऑर्गन है और 1% में ये आते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का काम होता है, ऑक्सीजन का काम होता है सांस लेने में मदद करना। ठीक है, और नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
क्योंकि अगर नाइट्रोजन नहीं होगा ना, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्राणियों की वृद्धि नहीं होगी। सो नाइट्रोजन का काम होता है प्राणियों की वृद्धि में, ये जो है आवश्यक जो है रोल प्ले करता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। CO2 का क्या काम होता है, तो पृथ्वी द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा होती है, पृथ्वी द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा होती है, इसको वो सोखने का काम करता है, ठीक है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। और CO2 क्या होता है, और CO2 का काम ये होता है कि ये पृथ्वी में जो आवश्यक आप देखते हो जो पौधे जो होते हैं ना, पौधों की जो वृद्धि करता है ना, वृद्धि में इसका जो है मेन रोल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखते हो जो भी पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही जब पहाड़ों पर जब चढ़ाई करते हैं, जो पर्वतारोही वो होते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, ठीक है, वहां पे देखते हो जब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, वायु की कमी होती है, ठीक है। और आप देखते हो जो समुद्र तल है, तो समुद्र तल में सबसे ज्यादा जो है ना, आप देखोगे सबसे ज्यादा वायु आपके पास होती है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, पहाड़ों की तरफ जाते हो, तो वहां पे जो है हवा की कमी होती है। सो इसी कारण जो है पर्वतारोही जब भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर का वो यूज कर सकते हैं। ऊपर जाने पर तापमान घटता है, तभी आप देखते हो कि पर्वतों के ऊपर जो है ना बर्फ जमी रहती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे हम जाएंगे ना, ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो वैसे ही तापमान जो है घटता रहता है। वायु जो होती है, वायु की खासियत बताता हूं, वायु जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है, यानी जहां पे उच्च दाब होगा, ठीक है, उच्च दाब कहां होगा, उच्च दाब होगा जैसे समुद्र के ऊपर, ठीक है, उच्च दाब होता है, वायु का उच्च दाब रहता है। वहां से जो वायु है ना, आप देखते हो जब हम बात करेंगे बारिश वगैरह की बात करेंगे या जब उसकी बात करेंगे मौसम की बात करेंगे, तो मौसम में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हवा किस तरफ चलती है, ठीक है, उसके बारे में लोग बात करें। आप ये भी आप इतना मोटा मोटा समझ लो कि वायु उच्च से निम्न दाब की ओर गति करती है, ठीक है, जिससे आप देखते हो कि मौसम का जो परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है अपना जीव मंडल के बारे में, ठीक है। आप देखते हैं कि जो जीव मंडल है, तो जीव मंडल एक पर्टिकुलर प्लेसेस पे पाया जाता है। जैसे कि आप जानते हो नीचे जमीन है, ऊपर आसमान है, तो एक भाग तक ना जीव मंडल मिलता है। अच्छा, जीव मंडल की खासियत क्या होती है? जीव मंडल में जैसे आप देखोगे जीव मंडल दो तरीके के हैं, एक पादपों से रिलेटेड है, ठीक है, और एक जो होता है वो प्राणियों से या एक जंतु जगत से कह सकते हो, और एक पादप जगत से कह सकते हो आप, ठीक है। सो आप देखोगे कि जीवों में बैक्टीरिया, छोटे कीटाणुओं से लेकर बड़े जीव तक पाए जाते हैं, ठीक है, बड़े जीव तक पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें बड़े जो है आप देखोगे कि जो जीव मंडल है उसमें बैक्टीरिया से लेके और बड़े जीव तक पाए जाते हैं। उसमें आप देखोगे कि जीव जंतु, पादप वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म है भूमंडलीय तापन। तापन यानी भूमंडलीय तापन यानी भूमंडलीय ताप भी कह सकते हो आप इसको। चलो भूमंडलीय ताप लिख देता हूं। भूमंडलीय ताप, इसका क्या मतलब है? भूमंडलीय ताप जो होता है मैं आपको बताता हूँ। भूमंडलीय ताप का मतलब होता है कि जैसे आप देखते हैं ना, उद्योग जगत हो गया, ठीक है, उद्योग जगत है, तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखते हो गाड़ी से जो निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, आप कह सकते हो धुआं होता है, धुएं में जो कण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं ना, बहुत ही जहरीले पदार्थ होते हैं। और वायु को जो ये मिलके ना, उद्योग और तापीय विद्युत जो संयंत्र होते हैं और गाड़ी के उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं, वायु को बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं। वायु प्रदूषण के बहुत बड़े कारण है ये, ठीक है। और जो CO2 है, वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। इनको कुछ समय तक तो सोखता है, ठीक है, कुछ समय तक सोखता है। और जो CO2 की जो मात्रा होती है बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है तो तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो तापमान में वृद्धि होने से ना काफी खतरनाक असर देखने को मिल सकता है। आप देखोगे कि जैसे बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, ठीक है, तो क्यों आ जाती है? आप देखते हो कि अचानक जो है नदी का पानी तेजी से बहने लगता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जब तापमान गर्म होगा तो जो पहाड़ों पे बर्फ होगी वो पिघलेगी, ठीक है, वो पिघलेगी। तो आप देखोगे जितनी ज्यादा गर्मी होगी, जो
वाटर जो लेवल होता है, जो समुद्र का जो पानी होता है, जो नदियों का पानी होता है, वाष्पित जल्दी तेजी से होगा और आसमान में पहुंचेगा, वो भी वर्षा करेंगे, है ना। आप इसके बाद आप देखते हो कि इसके अलावा हम पेड़ पौधों की जो है बहुत तेजी से कटाई जो है कर रहे हैं आज के समय में। आप देखेंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये चीजें जो है डिपेंड है। अगर आप ऐसा करेंगे या कोई भी XYZ मान लीजिए ऐसा करता है, तो उससे जो है तापमान में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है, और जीवन के लिए, आने वाले जीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो जो भूमंडलीय तापमान है, भूमंडलीय ताप जो हम इसी को बोलते हैं कि जो पृथ्वी का है तेजी से गर्म होना, ठीक है, भूमंडलीय तापन कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा संसाधन, आप देखोगे जो संसाधन जो हमें कुछ प्रकृति द्वारा जो जैसे मिले हुए हैं संसाधन, ठीक है, कुछ संसाधन जो है हम खुद जैसे बनाते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है, और आप देखोगे जो संसाधन जो है ये बहुत ही आवश्यक संसाधन है और बहुत सीमित मात्रा में है, ठीक है। डेली डेली कोयला निकाला जा रहा है, डेली डेली पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जा रहा है, तो इतना तो तेजी से बन नहीं रहा है जितना तेजी से उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो आने वाले जो आप देखेंगे, जो आने वाले जो जो लोग होंगे वो उनका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीजों का जो है ना जो सीमित रूप से और आवश्यक, बहुत ज्यादा आवश्यक है, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत अच्छी एक पहल शुरू की है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चालू कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट उस पर छूट भी देती है, आप अगर लेते हैं उसको खरीदते हैं तो उस पर गवर्नमेंट आपको छूट भी देती है। तो उससे फायदा पता है क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, जो पेट्रोलियम हम जो ईंधन के रूप में जो जलाते हैं ना, ठीक है, और जो डीजल वगैरह जो जलाते हैं, एक तो उससे पॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसका संसाधन भी सीमित है, ठीक है। और दूसरी चीजें जो है इसके अलावा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना डेली, जैसे गैस वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक से भी अगर वो चीजें हम अगर करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन वगैरह आते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर आता है, ठीक है, तो तरह तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर उसका भी इस्तेमाल किया जाए तो उसमें जो है पोल्यूशन का काफी खतरा कम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा जो पोल्यूशन जो फैलता है वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन आप देखोगे कि गाड़ियों के धुओं से बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है, ठीक है। तो भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच जो प्राकृतिक संतुलन जो बनाने की जो जरूरत है ना, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। यानी भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने से ही इससे बचा जा सकता है, ठीक है। तो ना तो जो जमीन है, जमीन के ऊपर जो जैसे भूमंडल है उस पर जहरीले पदार्थ फेंके जाए, जहरीला पानी डाला जाए पानी में, और वायुमंडल को दूषित होने से बचाया जाए, ठीक है। इस तरीके से हम उसको संतुलन को बनाए रख सकते हैं। सो दिस इज द थिंग वी हैव लर्न टुडे। एंड आप देखेंगे कि इसके जो ये जो चैप्टर था ना, वो चैप्टर में इतना ही था, ठीक है। अभी जो हमने इसके जिसके बारे में डिस्कस किया, तो आई होप कि आपको ये आज का जो चैप्टर है, जो आपका जो आप देख सकते हैं पृथ्वी के जो परिमंडल है, आपको पसंद आई होगी क्लास। आप क्लास को पूरा देखिए, समझने की कोशिश करिए चीजों को, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, अभी बेसिक चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा चीजें निकल के सामने आएंगी। सो ये हमारा जो 5वां चैप्टर था। अब हम इसके बाद 6ठा चैप्टर शुरू करेंगे इसी की सीरीज में। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, और टेलीग्राम को जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, सो बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी आप घर से निकले, ठीक है। और अपना ध्यान रखें, अच्छे से जो है अपना पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना 110% दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।